जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है, जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। इन्हीं शब्दों के साथ में नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं बिल्कुल एक नई सीरीज, एमसीक्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मतलब कि सर्विस रूल्स पर बेस्ड ये सीरीज होगी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी conducted by यूपीएससी, केवीएस, एनवीएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर बहुत सारे सीरीज है वो अवेलेबल है आपके सिलेबस से रिलेटेड। तो फ्रेंड्स, सीरीज का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन हाउ मेनी डेज टीडीएस शुड बी डिपॉजिटेड इन केस ऑफ सैलरी? वेतन के मामले में टीडीएस कितने दिन में जमा किया जाना चाहिए? आप सैलरीड पर्सन है, आपको पता है कि टीडीएस कटता है आपकी सैलरी पर, तो वो कितने दिनों के अंदर जमा हो जाना चाहिए? ऑप्शंस देखते हैं। ए, विद इन 30 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच सच टैक्स इज डिडक्टेड। बी, ऑन द नेक्स्ट वर्किंग डे। C, within 15 days from the end of the month in which such tax is deducted. D, within 7 days from the end of the month in which such tax is deducted. Correct option is D, within 7 days from the end of the month in which such tax is deducted। मतलब कि जिस महीने की सैलरी से टैक्स या टीडीएस डिडक्ट किया है, तो उसको 7 दिन के अंदर जमा हो जाना चाहिए। सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन आर डिफाइंड इन डैश ऑफ सीसीएस कंडक्ट रूल्स। संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ और आवेदन सीसीएस आचरण नियमों के डैश में परिभाषित किया गया। किस नियम में परिभाषित किया है? कौन से सेक्शन में परिभाषित किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए सेक्शन फर्स्ट, बी सेक्शन 3, सी सेक्शन 4, डी सेक्शन 2। करेक्ट ऑप्शन इज ए, सेक्शन ए। Short title, commencement and application are defined in section first. Correct option is A. Question number 3. The leave account of a gazetted government servant shall be maintained by। राजपत्रित सरकारी सेवक का अवकाश लेखा जोखा कौन रखेगा? ऑप्शंस आर ए ऑडिट ऑफिस, बी द सर्वेंट हिमसेल्फ, सी पे एंड अकाउंट्स ऑफिस, डी हेड ऑफ ऑफिस। डियर फ्रेंड्स, लीव रूल्स पर एक बिल्कुल डिफरेंट सीरीज है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एमसीक्यू ऑन सीसीएस लीव रूल्स 1972। तो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और सही उत्तर देख लेते हैं इसका डी, हेड ऑफ ऑफिस। अगर कोई गजेटेड गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका लीव अकाउंट है वो मेंटेन किया जाएगा हेड ऑफ ऑफिस के द्वारा। सही उत्तर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शंस आर ए द हस्बैंड एंड वाइफ हु आर बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन डिक्लेयर डिफरेंट होम टाउन्स। बी द हस्बैंड एंड वाइफ हु आर बोथ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कैन नॉट डिक्लेयर डिफरेंट होम टाउन्स। सी द husband and wife who are both government employees can declare different hometowns only if they are not living together. D, declaring of separate hometowns of husband and wife who are both government employees depends on the discretion of the employees. Correct option is A. The husband and wife who are both government employees can declare different hometowns। मतलब कि दोनों एम्प्लॉई हैं वो अपने अपने तरीके से अपने हिसाब से होम टाउन का डिक्लेरेशन कर सकते हैं, और वो काम आएंगे एलटीसी के रूप में या दूसरे बेनिफिट्स के लिए। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर ए। Question number 5. As per GFR 2017, the number of registered supplier firms in case of procurement through limited tender inquiry in a central government department should be more than। GFR 2017 के अनुसार एक केंद्र सरकार के विभाग में सीमित निविदा पूछताछ के माध्यम से खरीद के मामले में पंजीकृत आपूर्तिकर्ता फर्म की संख्या से अधिक होनी चाहिए। कितनी संख्या से अधिक होनी चाहिए? ऑप्शंस आर ए 4, बी 5, सी 2, डी 3। करेक्ट ऑप्शन इज डी 3। जीएफआर 2017 पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और मेरे चैनल पर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हैं। एक कंप्लीट सीरीज है वो जीएफआर परचेज प्रोसीजर पर अवेलेबल है। अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और इसका सही उत्तर हो रहा है 3। मतलब कि लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो कम से कम फर्म है वो कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा 3।
Next question 6. Value added tax VAT was introduced in the taxation system in India from which year? मतलब कि मूल्य वर्धित कर वैल्यू एडेड टैक्स वैट को भारत में कराधान प्रणाली में किस वर्ष से प्रस्तावित किया गया? ऑप्शंस आर ए 2009, बी 2003, सी 2005, डी 2004. करेक्ट ऑप्शन इज सी 2005. 2005 से वेट है वो लागू हुआ था और वेट और सर्विस टैक्स पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते थे पुरानी परीक्षाओं में। और मेरे चैनल पर अवेलेबल है जीएसटी। जीएसटी पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्योंकि जीएसटी है वो भारत सरकार ने लागू कर दी है, टैक्स सिस्टम है वो जीएसटी के रूप में कलेक्ट किया जाएगा। तो जीएसटी पर भी बहुत सारे क्वेश्चन की सीरीज है वो चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखिए और अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर 2005। Question number 7. Earnest money is to be returned to unsuccessful bidders within dash days of the award of the contract in a central government department. केंद्र सरकार के विभागों में खरीद प्रक्रिया के लिए असफल बोलीदाताओं को बयाना राशि ठेके के अवार्ड के डैश दिनों के भीतर लौटानी होगी। अगर फाइनल कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है मतलब सक्सेसफुल बिडर है उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया है, तो अनसक्सेसफुल बिडर है उनको कितने दिनों के अंदर अर्नेस्ट मनी ईएमडी है वो लौटा देनी चाहिए? वो आपको पता होना चाहिए कितने दिनों के अंदर ईएमडी है वो अनसक्सेसफुल बिडर को लौटा दी जाएगी। ऑप्शंस देखते हैं। ए 30 days, B 60 days, C 15 days, D 45 days. करेक्ट ऑप्शन इज ए 30 days। 30 दिनों के अंदर वो लौटा देनी होगी। जो अनसक्सेसफुल बिडर है उनको 30 दिनों के अंदर ईएमडी है वो लौटा दी जाएगी। सही उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8. हाउ मेनी टाइम्स कैन एन एम्प्लॉय चेंज द डिक्लेरेशन ऑफ हिज होम टाउन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है। एक कर्मचारी अपने गृह नगर की घोषणा को कितने बार बदल सकता है? ऑप्शंस आर ए नो लिमिट, बी 2 times, सी 3 times, डी 1 time. करेक्ट ऑप्शन इज डी 1 time। वो शुरुआत में जब सर्विस लगेगा तो होम टाउन उसको डिक्लेयर करना होगा, पूरे सर्विस काल में एक बार और बदल सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर हॉलीडे? निम्नलिखित में से कौन सा नियमित अवकाश नहीं है? ऑप्शंस आर ए सीएल, बी ईएल, सी सीसीएल, डी एचपीएल। करेक्ट ऑप्शन इज सीएल को रेगुलर लीव नहीं माना जाता है, उसको ड्यूटी पर ही माना जाता है। तो सीएल इज नॉट ए रेगुलर लीव और हॉलीडे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 10. सीसीएल डैश विल बी एक्सेप्टेबल? सीसीएल डैश स्वीकार्य होगा। सीसीएल का मतलब होता है चाइल्ड केयर लीव। तो कितने बच्चों तक वो सीसीएल एक्सेप्टेबल है? ऑप्शन देखते हैं। ए ओनली फॉर फर्स्ट चाइल्ड, बी एनी चाइल्ड, सी ऑल लिविंग चिल्ड्रन, डी फॉर ओनली 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन। करेक्ट ऑप्शन इज बी फॉर ओनली 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन। Next question 11. What is the maximum duration of study leave that may be granted for a government servant? अध्ययन अवकाश की अधिकतम अवधि क्या है जो कि किसी सरकारी सेवक के लिए मंजूर की जा सकती है? कितने समय तक स्टडी लीव है वो दी जा सकती है? ऑप्शंस आर ए 36 months इन एंटायर सर्विस, बी 30 months इन एंटायर सर्विस, सी 24 months इन एंटायर सर्विस, डी 12 months इन एंटायर सर्विस। करेक्ट ऑप्शन इज सी 24 months इन एंटायर सर्विस। मतलब कि 24 महीने की छुट्टियां हैं वो दी जा सकती स्टडी लीव के लिए। और यहाँ पर कंडीशन है कि सीएचएस कर्मचारी हैं, सीएचएस कर्मचारी हैं, सेंट्रल हेल्थ स्कीम के कोई एम्प्लॉय हैं, तो उनके लिए स्टडी लीव है उसका टाइम पीरियड अलग है। और आप जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि सीएचएस के एम्प्लॉय हैं उनको कितने दिनों की स्टडी लीव एप्लीकेबल होती है। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है क्योंकि सीएचएस के अलावा कर्मचारी हैं तो उनको 24 months की एंटायर सर्विस में स्टडी लीव मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12. रूल 11 ऑफ द सीसीएस कंडक्ट रूल्स एक्सप्लेन्स। सीसीएस आचरण नियमों के नियम 11 की व्याख्या करें। ऑप्शंस आर ए एविडेंस बिफोर कमिटी, बी अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, सी इलेक्शन, डी गिफ्ट। करेक्ट ऑप्शन इज बी अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब कि सीसीएस कंडक्ट रूल के नियम 11 में क्या बताया गया है? अनऑथराइज्ड कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन है उसके बारे में बताया गया है। तो सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फॉर हाउ लॉन्ग पैटर्निटी लीव इज ग्रांटेड टू ए मेल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। बहुत ही आसान क्वेश्चन है परंतु रिपीट होते हैं। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। एक पुरुष सरकारी कर्मचारी को पितृत्व अवकाश कितने समय के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस आर ए 10 डेज, बी 20 डेज, सी 7 डेज, डी 15 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज डी 15 डेज। 15 दिनों का पितृत्व अवकाश मतलब पैटर्निटी लीव है वो दी जाती है। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर डी। Question number 14. The TDS certificate issued by an employer to his her employees in case of salary income is। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको हर साल इसकी जरूरत होती है। वेतन आय के मामले में नियोक्ता द्वारा उसके कर्मचारी को जारी किया गया टीडीएस प्रमाण पत्र है। क्या कहलाता है वो? ऑप्शंस आर ए फॉर्म 16, बी फॉर्म 26Q, सी फॉर्म 26A, डी फॉर्म 26। करेक्ट ऑप्शन इज ए फॉर्म 16। फॉर्म 16 कहा जाता है। टीडीएस सर्टिफिकेट जो दिया जाता है, कितना टैक्स लाइबिलिटी बनी है, कितनी आय हुई है सैलरी पर, वो सारी डिटेल है वो फॉर्म 16 में दी जाती है। सही उत्तर हो रहा है यहाँ पर ए। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स इन विच टेम्परेरी एडवांस आउट ऑफ जीपीएफ कैन बी रिकवर्ड। जीपीएफ में से अस्थायी अग्रिम की वसूली अधिकतम कितनी किस्तों में की जा सकती है? अगर जीपीएफ पर एडवांस लिया गया है तो कितने इंस्टॉलमेंट में उसको रिकवर किया जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 36 इंस्टॉलमेंट्स, बी 24 इंस्टॉलमेंट्स, सी 15 इंस्टॉलमेंट्स, डी 12 इंस्टॉलमेंट्स। करेक्ट ऑप्शन इज बी 24 इंस्टॉलमेंट्स। 24 किस्तों में उसको वापिस लिया जाएगा क्योंकि वहां पर अस्थायी अग्रिम लिया गया है, टेम्परेरी एडवांस लिया गया। जीपीएफ पर उसको 24 मंथ्स में वापिस रिकवर किया जाएगा। और डियर फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर जीपीएफ सीपीएफ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस की सीरीज है, वो भी आप देखिए और अपने आप को तैयार करिए परीक्षाओं के लिए। Next question 16. What is the maximum amount of steady leave that can be availed by a government servant other than CHS officers in his her entire service? ये क्वेश्चन एनवीएस 2018 में पूछा गया था और सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इससे पहले हम चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर CHS होना चाहिए था परंतु वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में नहीं है। हिंदी अर्थ देख लेते हैं। अध्ययन अवकाश की अधिकतम संख्या CHS के अधिकारी के अलावा कितनी है जो कि किसी सरकारी कर्मचारी द्वारा उसकी पूरी सेवा में ली जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 24 मंथ्स, बी 12 मंथ्स, सी 10 मंथ्स, डी 15 मंथ्स। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको पता है 24 मंथ्स हो रहा है। एंटायर सर्विस में अगर सीएचएस का कर्मचारी नहीं है तो 24 महीने की उसको स्टडी लीव है वो मिल सकती है। और आपको पता है, आपने जानकारी ले ली है, अगर सीएचएस का कर्मचारी है, सेंट्रल हेल्थ स्कीम का एम्प्लॉय है, तो उसको 36 मंथ्स की एंटायर सर्विस में स्टडी लीव के लिए छुट्टियां मिल सकती हैं। सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, एन एम्प्लॉय कैन व्यू हिज सर्विस बुक, दिस स्टेटमेंट इज डैश। एक कर्मचारी अपनी सेवा पुस्तिका देख सकता है, ये कथन डैश है। आप सर्विस बुक को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, क्या आपका हक है सर्विस बुक देखने का? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए नॉट ऑलवेज ट्रू, बी फॉल्स, सी एट द डिस्क्रिशन ऑफ द एम्प्लॉयर, डी ट्रू। करेक्ट ऑप्शन इज डी ट्रू। आपका हक है, आपका अधिकार है, आप अपनी सर्विस बुक को देख सकते हैं। और जल्दी से कमेंट में बता दीजिए, अगर सर्विस बुक खो जाए तो कितने रुपए पे करने होंगे? कमेंट आ जाना चाहिए। आपकी सर्विस बुक अगर खो जाए, कोई कॉपी, आपकी कॉपी अगर खो जाती है तो कितने रुपए पे करके और आप अपनी कॉपी ले सकते हैं? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो रहा है डी। Question number 18. What is the minimum number of days of CCL that can be availed in one step? CCL के न्यूनतम दिन क्या है जो एक चरण में लिए जा सकते हैं? चाइल्ड केयर लीव है वो एक स्पेल में न्यूनतम कितने दिनों की ली जा सकती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए 15 डेज, बी 10 डेज, सी एज पर रिक्वायरमेंट, डी 5 डेज। करेक्ट ऑप्शन इज डी 5 डेज। 5 दिनों की सीसीएल है वो ली जा सकती है एक स्पेल में। और लीव रूल से संबंधित ये कंप्लीट सीरीज है जहां पर 300 से ज्यादा क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है मेरे चैनल पर। आप प्ले लिस्ट में जाइए और एमसीक्यू ऑन सीसीएस लीव रूल्स पर आप कंप्लीट लीव रूल्स हैं उनको आप देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। यहाँ पर सही उत्तर हो रहा है डी। Next question 19. CCS conduct rules came into force in the year. CCS
आचरण नियम वर्ष में लागू हुए, कौन से वर्ष में सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो एप्लीकेबल हुए? ऑप्शन आर ए 1974, बी 1956, सी 1964, डी 1965। करेक्ट ऑप्शन इज सी 1964। 1964 में सीसीएस कंडक्ट रूल्स है वो लागू हुए थे। सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं वो लागू हुए थे 1964 में। और सीसीएस डिसिप्लिनरी रूल्स हैं वो कब एप्लीकेबल हुए? आपका कमेंट जल्दी से आ जाना चाहिए। और सीसीएस कंडक्ट रूल्स हैं वो एप्लीकेबल हुए 1964 में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। और डियर फ्रेंड्स, T20 का लास्ट क्वेश्चन है। 20 एडवांस में बी ग्रांटेड टू ए गवर्नमेंट सर्वेंट इन ईच केस ऑफ एलटीसी विच कुड बी डैश ऑफ द एस्टिमेटेड एंटाइटल्ड कॉस्ट ऑफ जर्नी। एक सरकारी कर्मचारी को एलटीसी के लिए अनुमानित यात्रा खर्च का अधिकतम कितने प्रतिशत अग्रिम दिया जा सकता है? ऑप्शंस आर ए 90%, बी 95%, सी 50%, डी 80%। करेक्ट ऑप्शन इज ए 90%। आपके एलटीसी के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है जर्नी की उसका 90% एडवांस के रूप में दिया जा सकता है। सही उत्तर हो जाएगा ए। तो डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से हमने T20 के 20 क्वेश्चंस हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। एक बिल्कुल नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए थे। एमसीक्यू ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, मतलब कि सर्विस रूल्स पर बेस्ड क्वेश्चंस को मैं कलेक्ट करके लाया हूं आपकी तैयारी के लिए। दीज क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल इन ईएमआरएस एनसीटी कंडक्टेड बाय यूपीएससी, केबीएस, एनबीएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। मेरे चैनल पर सर्विस रूल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल हैं। साथ में एकेडमिक पार्ट है वो भी अवेलेबल है आपके सिलेबस से संबंधित। और जनरल पार्ट जो क्वेश्चन पेपर का होता है उस पर भी क्वेश्चंस हैं वो अवेलेबल है। तो सारे क्वेश्चंस को आप पढ़िए, आप देखिए। अगर आज के क्वेश्चन आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें। आप मुझको फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज का नाम है नॉलेज मंडली। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो जरूरी है क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।